प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यूं ही हिंदुस्तान का सबसे बड़ा शोमैन नहीं कहा जाता। वो अमेरिका जाते हैं तो वहाँ उनके कार्यक्रम इस तरह से होते हैं, इतने लोगों से वो गले मिलते हैं, इतने तरह की उनकी तस्वीरें सामने आती हैं कि कई दिनों तक वो छाई रहती हैं। वो जहाँ जाते हैं वो खबरों में रहता है, तस्वीरों में, वीडियो में, टीवी के चैनल पटे रहते हैं मोदी के कार्यक्रमों से, उनकी पोशाकों से, उनके कहीं ड्रम बजाने से, कहीं बांसुरी बजाने से, कहीं किसी बच्चे के कान पकड़ने से। वो जहाँ जाते हैं खबरें पैदा करते हैं, जैसे पत्थर कोई एक पानी में फेंके और लहरें पैदा हो। तो ऐसा मोदी जहाँ चाहे वहाँ खबरें पैदा कर सकते हैं। अब वो कल आए तो थे भोपाल में, भाजपा कार्यकर्ताओं की एक बूथ लेवल की, मेरा बूथ ऐसा कोई कार्यक्रम है भाजपा का, उसके लोगों के बीच में भाषण देने के लिए। लेकिन उस कार्यक्रम में उन्होंने मंच और माइक से यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कही। समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो कि सभी धर्म के लोगों, सभी लिंगों के लोगों, पहले तो औरत मर्द की ही बात होती थी, लेकिन अब कुछ जागरूकता की वजह से, कुछ सुप्रीम कोर्ट की मेहरबानी से अब थर्ड जेंडर और तमाम किस्म के दूसरे सेक्सुअल प्रेफरेंसेस के लोग, सभी को इंसान गिना जाने लगा है। तो समान नागरिक संहिता तमाम लोगों के हक बराबर करेगी। ये एक बात है, सोच है। दूसरा यह है कि लोगों के धार्मिक रीति रिवाज, चाहे वो किसी धर्म के हों, उनके रीति रिवाज एक जैसे कर देगी। कानूनी मामलों में कानून उनके ऊपर एक जैसा लागू होगा। उन कानूनों के तहत सभी लोगों को एक तरह से शादी के नियम, विरासत के नियम, गोद लेने के नियम, तलाक के नियम, इनको सबको एक तरह से मानना होगा। ये सब के ऊपर एक बराबर से लागू होंगे। इन कानूनों के भीतर वो अपने रीति रिवाज कर सकते हैं, लेकिन ये कानून ऊपर रहेंगे। ये समान नागरिक संहिता की बात बहुत नई नहीं है, ये लंबे समय से चली आ रही है। बीच बीच में सुप्रीम कोर्ट ने भी ये राय जाहिर की कि सरकार को इस देश में समान नागरिक संहिता लागू करनी चाहिए, जो कि मोदी जी ने कल गिनाया भी भोपाल में कि ये सरकार हमको डंडा मारती है कि इसको लागू करो। और उन्होंने विपक्षी पार्टियों पे आरोप लगाया कि ये मुस्लिमों को खुश करने के लिए इसको रोकना चाहती है। अब ये देखने की ज़रूरत है कि ये समान नागरिक संहिता, कॉमन सिविल कोड, इससे क्या होने जा रहा है। मैं छत्तीसगढ़ अखबार के न्यूज़ रूम से सुनील कुमार आपके बीच इसी मुद्दे पर कुछ जानकारी देकर कुछ अपनी समझ और सोच आपसे साझा करने के लिए यहाँ हूँ। हुआ यह है कि मोदी जी ने कल ये कहा कि एक परिवार में जो सदस्य रहते हैं उसमें एक सदस्य एक कानून माने, दूसरा सदस्य दूसरा कानून माने, तो ऐसे में कोई घर चल सकता है क्या। जैसा कि मंच से उनका अंदाज रहता है, वो भीड़ की तरफ, लोगों की तरफ, सभा की तरफ एक सवाल उछालते हैं और जाहिर है कि उनसे मंत्रमुग्ध होकर जो लोग आकर बैठे हैं वो वही जवाब देते हैं जो मोदी जी सुनना चाहेंगे। तो मोदी जी ने ये सवाल उछाला लोगों के तरफ कि एक परिवार में जो लोग रहते हैं उसके अलग अलग सदस्यों पे अगर अलग अलग कानून लागू होंगे तो ऐसे में कोई परिवार चल सकता है क्या। तो ये बात सुनने में बड़ी अच्छी लगती है, परिवार की धारणा कि एक परिवार है, ये बात सुनने में बहुत अच्छी लगती है, तब तक जब तक कि हम इस देश की हकीकत पे न जाएं। इस देश की हकीकत ये है कि आदिवासी इस परिवार में सबसे तिरस्कृत लोग हैं, दलित इस परिवार में सबसे तिरस्कृत लोग हैं, मुस्लिम और ईसाई इस परिवार में अवांछित लोग हैं। इस परिवार के घर में उत्तर पूर्व नाम का एक कमरा है जिसमें मणिपुर नाम का कोना जल रहा है 3 मई से। अब करीब करीब 2 महीने होने जा रहे हैं, जल रहा है। 110 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं, 60 लाख से ज़्यादा लोग बेघर हैं। वो इसी परिवार के घर के एक कमरे का एक हिस्सा है मणिपुर जो जल रहा है। लेकिन परिवार का मुखिया जो है उसने अभी तक जो प्राइमरी स्कूल की कोर्स बुक रहती हैं, बाल भारती जैसी जो किताब रहती है,
उसमें या इमला की जो किताब कहलाती है अक्षर ज्ञान की, उसमें मणिपुर का म भी परिवार के मुखिया ने अभी तक नहीं कहा है। कर्नाटक के चुनाव से लेकर अमेरिका के प्रवास तक, वहाँ से लौट कर आने तक, भोपाल के भाषण तक, मोदी जी के मुंह से किसी ने अगर मणिपुर कहीं सुना हो तो उनको अपने कानों के डॉक्टर से विचार विमर्श करना चाहिए कि मेरे कानों में ऐसा क्या हो गया है जो मुझको ऐसा सुनाई पड़ रहा है, किसी के बोले बिना ये शब्द सुनाई पड़ रहा है। तो परिवार कैसा परिवार है ये? इस परिवार में एक सदस्य जल रहा है, एक सदस्य बेदखल हो गया है। 60,000 मणिपुरी बेदखल हो गए हैं। मुस्लिम जो हैं और ईसाई जगह जगह प्रताड़ना झेल रहे हैं। छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव के पास एक गांव में एक ईसाई मरा, एक आदिवासी जो ईसाई बना था वो मरा। उसकी अपनी निजी पट्टे की ज़मीन पे उसको दफन नहीं करने दिया गांव के लोगों ने। उसको पुलिस ने आके उसको ले जाके कोंडा गांव के जिला मुख्यालय के ईसाई कब्रिस्तान में दफन करवाया। गांव में वो अपनी ज़मीन पे दफन नहीं हो सका। ये परिवार है। ये परिवार का एक हिस्सा ये भी है जिसके ऊपर जगह जगह हमले हो रहे हैं, जो जगह जगह जल रहा है, जो जगह जगह उपेक्षित है। मैं बार बार रिपीट करना नहीं चाहता, दोहराना नहीं चाहता, लेकिन इसी परिवार के बड़े चर्चित लोग जो देश के सबसे बड़े संवैधानिक पदों पर हैं, उनको मंदिर में, गर्भगृह में नहीं ले जाया गया। ये अभी हुआ है 20 तारीख को, जगन्नाथ यात्रा के दिन। मालूम है आप सबको। ये ऐसा परिवार है। इस परिवार में परिवार को एक घर की तरह रहना चाहिए, घर को एक परिवार की तरह रहना चाहिए, सभी सदस्यों पे एक कानून लागू होना चाहिए। कहने के लिए बहुत अच्छी बात है ये, लेकिन ये घर ऐसा है जिसमें घर का गृह स्वामी जो है वो दूसरे लोगों को कहता है कि मैं तुम्हारी शिनाख्त तो तुम्हारे कपड़ों से कर लेता हूँ कि तुम किस जात धर्म के हो। ये परिवार है, ये घर है। तो इस घर के बारे में, इसको एक घर कहना, इसके पहले सोचना चाहिए कि हकीकत क्या है इसकी। इस घर में एक सदस्य कुछ खा रहा है, ऐसा शक अगर हो जाए बाकी लोगों को, तो बाकी लोग उसको भीड़ बनाकर उसकी भीड़ हत्या कर देते हैं, लिंचिंग कर देते हैं, मॉब लिंचिंग। इस घर के परिवार के बाकी लोग अपने ही एक सदस्य पर ये शक होता है कि वो बीफ खा रहा है तो उसकी मॉब लिंचिंग कर देते हैं। उसको बचाने के लिए कोई कानून नहीं है, अदालत भी नहीं है तब तक जब तक कि बरसों तक कोई मामला न चल जाए। सरकार तो बिल्कुल ही नहीं है, संसद तो बिल्कुल ही नहीं है, देश के मानवाधिकार के जो संस्थान हैं जिसमें लोग मंत्री स्तर की सहूलियत पाते हैं वो बिल्कुल ही नहीं है। ये ऐसा घर है। ये घर थोड़ा अजीब है। ये कांग्रेस के भूतपूर्व वित्त मंत्री और गृह मंत्री रहे हुए पी चिदम्बरम ने कहा है कि प्रधानमंत्री को थोड़ा समझना चाहिए कि एक घर परिवार और एक देश में फ़र्क होता है। एक परिवार अपनी आपसी समझबूझ और पारिवारिक परंपराओं पे चलता है, लेकिन एक देश संविधान के भरोसे चलता है, संविधान की निगरानी में चलता है। उसमें लोगों के अलग अलग संवैधानिक अधिकार रहते हैं। उसमें घर की तरह नहीं हो सकता कि आपको खाना पसंद ना आए तो थाली फेंक दें। उस घर में ये नहीं हो सकता कि पति अपनी पत्नी को ये कहते हुए पीटे, बुरी तरह पीटे कि तूने गीता प्रेस की किताब नहीं पढ़ी, तेरी जिम्मेदारी है मेरी मारपीट को झेलना और तू शुद्ध हो रही है इससे। ये घर के भीतर हो सकता है। ये गीता प्रेस वाले देश में घर के भीतर हो सकता है, देश में नहीं हो सकता। चिदम्बरम ने याद दिलाया है प्रधानमंत्री को कि उनको ध्यान देना चाहिए कि ये देश एक घर नहीं है। ये देश एक देश है जो संवैधानिक व्यवस्था के तहत चलता है, और इस देश के संविधान ने इस देश की विविधता का सम्मान किया है। संविधान में जगह जगह विविधता के बारे में, धर्मनिरपेक्षता के बारे में, अलग अलग धर्मों की आज़ादी के बारे में बहुत सारी बातें कही है। और चिदम्बरम ने एक और अच्छी बात कही है। उन्होंने ये भी कहा है कि प्रधानमंत्री को इस देश की संविधान सभा की बहसों को पढ़ना चाहिए।
ये देश का जो संविधान बना है, इसके पहले पार्लियामेंट किस्म की एक संविधान सभा बनी थी। उसमें देश के सभी तबकों के, जातियों के, धर्मों के, पार्टियों के, विचारधाराओं के लोग थे, बड़े बड़े लोग थे। और उसमें भाजपा जनसंघ की जो सोच है, बुनियादी सोच, उसके लोग भी थे, बहुत सारे थे उसके लोग। हिंदू महासभा से जुड़े हुए, हिंदुओं से जुड़े हुए बहुत सारे लोग थे उसमें। तो उस संविधान सभा ने बहसें की थी कि हमको संविधान कैसा बनाना है, इसके कानून कौन से रहने चाहिए, इसके नियम क्या रहने चाहिए, क्यों रहने चाहिए, क्यों नहीं रहने चाहिए। उसमें बहुत सारी बातें हैं। उसमें केवल समान नागरिक संहिता, कॉमन सिविल कोड, ये 3 शब्दों से परे भी उसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है। और देश के बड़े बड़े कानून के जो जानकार हैं, उन्होंने याद दिलाया है, इस मौके पर लेख लिखे हैं, इंटरव्यू दिए हैं। उन्होंने याद दिलाया है कि समान आचार संहिता के ऊपर 21वां विधि आयोग जिसकी रिपोर्ट 2018 में आई है, उस रिपोर्ट को आए भी अभी 5 साल होने आ रहे हैं। उसमें उसने एक पूरी की पूरी सिफारिश, रिपोर्ट का एक हिस्सा पारिवारिक कानूनों के बारे में, पारिवारिक कानून ठीक वही है जो कि कॉमन सिविल कोड में जिनकी चर्चा हो रही है, और कुछ नहीं है। मोटे तौर पे कॉमन सिविल कोड का नाम लिए बिना उन्होंने कॉमन सिविल कोड के मुद्दों की चर्चा की है। उसके ऊपर एक विस्तृत रिपोर्ट पेश की है 21वें विधि आयोग ने। उसने लिखा है कि आज कॉमन सिविल कोड की देश में ज़रूरत नहीं है और देश में उसका माहौल नहीं है। और ये 2 शब्द लिख के उसने ख़त्म नहीं कर दिया है कि ये आकाशवाणी है विधि आयोग की। उसने सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में बनी हुई इस विधि आयोग ने काफ़ी लंबा चौड़ा खुलासे से लिखा है इस बारे में कि क्यों ज़रूरत नहीं है, क्या देश की आज हालत है जिसकी वजह से इसको अभी लागू नहीं किया जा सकता। ये नेसेसरी नहीं है, ये डिज़ायरेबल नहीं है। आज माहौल नहीं है कि इसको लागू किया जाए। आज देश वैसे भी तरह तरह के तनावों से गुजर रहा है। आपको ध्यान होगा 2015 की बात है शायद, उस वक्त के अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा हिंदुस्तान आए थे या नरेंद्र मोदी अमेरिका गए थे। उस वक्त जब बराक ओबामा के साथ मोदी की बहुत सारी बातचीत हुई तो मोदी ने कहा था कि मेरा और बराक का तू तड़ाक का संबंध है बात करने का। याद होगा आपको। ये एक अलग बात है कि अंग्रेज़ी में तू तड़ाक जैसे शब्द नहीं हैं। उसमें अमेरिकी राष्ट्रपति भवन के सफाई कर्मचारी जो हैं वो भी प्रेसिडेंट को यू बोलकर ही बात करेंगे। मिस्टर प्रेसिडेंट, आर यू गोइंग, आर यू कमिंग, यू बोल के ही बात करेंगे। कोई तू है, ना तड़ाक है, ना आप है, न कुछ नहीं है वहाँ की भाषा में। खैर, मोदी जी का होगा उनसे, बराक ओबामा से तू तड़ाक का संबंध, मैं उसको शक नहीं करता क्योंकि ओबामा ने इसका खंडन नहीं किया है। लेकिन ऐसे तू तड़ाक वाले दोस्त ने मोदी जी को अभी सार्वजनिक रूप से एक सलाह दी एक अमेरिकन टीवी के इंटरव्यू में, ठीक उसी समय जिस समय मोदी अमेरिका में थे, उस समय मोदी को सलाह दी। कहा कि मैं अगर अमेरिकी राष्ट्रपति होता तो मैं आज मोदी से बात करता कि भारत में अल्पसंख्यकों की जो हालत है, अगर भारत में धार्मिक आधार पर भेदभाव होते रहेगा तो भारत विभाजित हो जाएगा। उसकी सारी आर्थिक प्रगति तभी तक है जब तक वो विभाजित नहीं होता, जब तक उसमें दरारें नहीं पड़ती। उन्होंने अंग्रेज़ी में कहा है, मैं ज्यों का त्यों नहीं दोहरा रहा हूँ, मैं साधारण हिंदी में उस बात को बोल रहा हूँ। ये मोदी के तू तड़ाक वाले दोस्त बराक ओबामा ने मोदी को सलाह दी थी और अमेरिकी राष्ट्रपति को भी सलाह दी थी, जो कि ओबामा के उपराष्ट्रपति रहे हुए हैं। उनको भी सलाह दी थी कि आपको मोदी से इस बारे में बात करना चाहिए। ये एक अलग बात है कि निर्मला सीतारमण से लेकर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा तक ने बराक ओबामा पर वो चढ़ाई की है जिसकी हद नहीं।
हालांकि मुझको मालूम है कि नरेंद्र मोदी इन दोनों नेताओं को, निर्मला सीतारमण और हिमंता बिस्वा शर्मा को, दिल से कभी माफ़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने मोदी के दोस्त पे ऐसी चढ़ाई की है, इतना बुरा हमला किया है। लेकिन खैर वो अभी मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि मोदी जी के दोस्त बराक ओबामा ने यह सलाह दी थी कि धर्म के आधार पर यहाँ विभाजन नहीं होगा, तभी तक भारत तरक्की करेगा। आज समान नागरिक संहिता, कॉमन सिविल कोड की जो बात हो रही है, ये ठीक इसी काम के लिए हो रही है कि धर्म के आधार पर कैसे मुस्लिमों के रिवाज जो हैं उनमें कैसे कटौती की जाए, कैसे उनको हिंदुओं के रिवाजों के करीब लाया जाए, कैसे जिन आदिवासियों को, उत्तर पूर्व के जिन आदिवासियों को हिंदुओं में गिना जाता है, हिंदू आबादी बढ़ी दिखाने के लिए, उनको भी किस तरह से इस समान नागरिक संहिता में लाया जाए, ताकि वो भी हिंदू रीति रिवाजों के आसपास शादी ब्याह, विरासत, गोद लेना, ये सब काम हो सके। उनका एक कॉमन सिविल कोड तैयार किया जाए, जिसके लिए आज हिंदू शब्द का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, लेकिन कुल मिलाकर भावना यही है, ऐसी धारणा यही है। आज गोवा में नियम है कि एक हिंदू वहाँ 2 विवाह कर सकते हैं। आज उत्तर पूर्वी राज्यों में बहु विवाह की एक अलग संस्कृति है। ऐसे अलग अलग जगहों पर अलग अलग है। पारसियों में अगर कोई लड़की पारसी समाज के बाहर शादी करे तो वो विरासत से वंचित हो जाती है। ऐसे बहुत सारे धर्मों के अलग अलग रिवाज हैं। खुद हिंदुओं में दक्षिण भारत में अलग किस्म के रिवाज हैं, उत्तर में अलग किस्म के रिवाज हैं। इन सब को मिलाकर एक नागरिक संहिता बनाना, ये सुनने में अच्छा लगता है, एक देश एक सिविल कोड, सुनने में अच्छा लगता है। लेकिन क्या भारत सचमुच ही ऐसा एक देश है जिसमें सारे लोग अपनी सारी विविधता को छोड़कर, अपनी सारी सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता को छोड़कर किसी एक कानून के तहत लाए जा सकते हैं? क्या इसका विरोध नहीं होगा? इसके विरोध की एक मिसाल मैं आपको देता हूँ। इस देश में मुस्लिम राजनीति करने वाले सबसे बड़े नेता हैदराबाद में बसे हुए हैं, असदुद्दीन ओवैसी। जब भी कोई मुस्लिम मुद्दा आता है, ये सबसे सामने बोलते हैं। ये इतनी कड़क भाषा में बोलते हैं कि ऐसा माना जाता है कि चुनाव के समय ओवैसी की कड़क भाषा से हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन होने लगता है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि चुनाव में भाजपा के हाथ मजबूत करने का पहला काम ओवैसी करते हैं। जैसे कि कोई शामियाने वाला जाके पहले शामियाना लगाता है, तो ऐसा चुनाव प्रचार भाजपा का शुरू हो उसके पहले से ओवैसी इतनी मुस्लिम बातें करने लगते हैं जाकर कि उससे हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण होने लगता है और वो भाजपा का पहला प्रचार रहता है। ऐसा बहुत से लोगों का मानना है, मैं नहीं कह रहा हूँ, बहुत से लोगों का मानना है। उन ओवैसी ने अभी याद दिलाया है कि क्या कॉमन सिविल कोड में हिंदू समाज के लिए खास तौर पर, टैक्स बचाने के लिए खास तौर पर HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अविभाजित परिवार का जो कानून है इस देश में, जो टैक्स की रियायत देता है केवल हिंदुओं को, करीब 3000 करोड़ रुपए से अधिक का एक टैक्स फ़ायदा हिंदू समुदाय के उन लोगों को मिलता है जो HUF के तहत टैक्स बेनिफिट पाते हैं, उनको मिलता है। ओवैसी ने कहा है प्रधानमंत्री को, कल प्रधानमंत्री के भाषण के बाद कहा है कि मोदी को चाहिए कि ये घोषणा करें कि HUF ख़त्म करने जा रहे हैं, फिर देखें कि हिंदुओं का क्या उसके ऊपर रिएक्शन रहेगा। ये कहा है कल। तो मैं इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए यहाँ खड़ा हुआ हूँ। उसकी बहुत सारी बातें मैंने आपको कही हैं, अनगिनत बातें बाकी हैं। बुनियादी बात यह है कि 21वें विधि आयोग की साफ साफ रिपोर्ट है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड नेसेसरी, आज की नेसेसिटी नहीं है, आज की ज़रूरत नहीं है, आज देश का माहौल इसके लायक नहीं है। इसके बाद केंद्र सरकार ने क्या किया, बड़ा दिलचस्प है। 5 साल करीब हो रहा है, 2018 को ये रिपोर्ट आई है 21वें विधि आयोग की, उस पर ऊपर चर्चा नहीं हुई है। उसमें कॉमन सिविल कोड को लेके जो सुझाया गया उस पर चर्चा नहीं हुई है।
लेकिन 22वां विधि आयोग घोषित कर दिया गया। 22वें विधि आयोग ने फिर इसी के ऊपर, पारिवारिक कानूनों के ऊपर, यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर पूरे देश की जनता की प्रतिक्रियाएं, उनकी रिएक्शन, उनके सुझाव, आपत्तियां आमंत्रित किया है, ये किया है। यानी पिछली रिपोर्ट जो है, जो कह रही है कि ये अभी नेसेसरी नहीं दिखता, नेसेसिटी नहीं है, आज माहौल नहीं है देश का, उसके ऊपर चर्चा भी नहीं हुई है अभी। और ये नया आयोग बना के उसने नई लोगों से आपत्तियां और राय आमंत्रित कर दिया है। तो जाहिर है कि अभी 5 राज्यों के चुनाव के समय यूनिफॉर्म सिविल कोड एक बड़ा मुद्दा रहेगा, राजनीतिक मुद्दा, जिससे उन हिंदू लोगों को एक राहत मिलेगी, तसल्ली होगी, जिनको लगता है कि सड़क किनारे जो अब्दुल पंक्चर बना रहा है उसको राह चलते कोई जानवर अगर कुचल दे तो उनको तसल्ली होगी, राहत मिलेगी, खुशी मिलेगी। ऐसे जो लोग हैं, इस दर्जे के जो लोग हैं, ऐसी सोच वाले जो लोग हैं, उनको यूनिफॉर्म सिविल कोड से ज़रूर तसल्ली मिलेगी, खुशी मिलेगी। इसलिए ये नारा अभी आया है 5 राज्यों के चुनाव के 6 महीना पहले, लोकसभा चुनाव के 1 साल पहले, अभी से लेके ये चर्चा में रहेगा, बने रहेगा और ये लोगों के ऊपर असर डालेगा। इसके खिलाफ मुस्लिम तबका जितना एक होगा, एकजुट होगा, उतना ही उसकी प्रतिक्रिया में बाकी हिंदू एक होंगे। ये एक खास राजनीति को सूट करता है, माकूल बैठता है, आप समझते हैं उस बात को। तो मैं केवल आपके सामने इन बातों को रखने के लिए आया था। मेरी बात तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। ये कानूनी संवैधानिक मामला है, इसको समझना चाहिए, लेकिन ये समझने की ज़रूरत है कि मुस्लिम समाज के भीतर अगर मुस्लिम महिला के हक़ की अगर बात करनी है तो उस बात को अलग से किया जाना चाहिए था, अलग से उठाना चाहिए था उस बात को। ठीक उसी तरह जैसे कि 3 तलाक का मामला था, 3 तलाक के मामले को लेके एक अलग कानून बनाया गया। उसका मुस्लिम समाज के लोग अलग अलग समर्थन विरोध करते हैं, लेकिन मैं उसका समर्थन करता हूं कानून का। मैं मोदी सरकार के बनाए हुए 3 तलाक कानून का समर्थन करता हूं, क्योंकि मैं मुस्लिम महिला के हक़ को मुस्लिम समाज के हक़ के ऊपर देखता हूं, इसलिए मैं उसका समर्थन करता हूं। लेकिन समान नागरिक संहिता के नाम पर अगर आज इस देश में एक बार फिर आग लगनी है, अमन खत्म होना है, लोगों के बीच में मतभेद होना है, धार्मिक आधार पर विभाजन होना है, तो ये इस देश के लोगों को एक दूसरे से लड़ाने के अलावा कोई फ़ायदा नहीं करेगा, इससे फ़ायदा नहीं होगा। अगर देखना है तो मणिपुर जाकर देखना चाहिए, जो कि जिम्मेदारी है, जो आज की संवैधानिक जिम्मेदारी है, उसको जाकर देखना चाहिए। आगे जाके मुस्लिम महिला का क्या हो, आदिवासी महिलाओं का क्या हो, उनके बच्चों का क्या हो, उनकी विरासत का क्या हो, उसको लेकर नई आग लगाना ठीक नहीं है। जो आग लगी हुई है मणिपुर में, 2 महीने पूरे होने आ रहे हैं, वो आज बुझ नहीं रही है, वो कम नहीं पड़ रही है। उधर जाके देखो भाई, क्यों इधर नया बवाल खड़ा करने में लगे हुए हो? कम से कम अपने विधि आयोग की एक रिपोर्ट देख लो, 2018 की आई हुई। आपको आज इसकी ज़रूरत नहीं है, देश का माहौल आज इसके लायक नहीं है। यहाँ पर बात ख़त्म। फिर मैं आपसे किसी खबर को लेकर मिलूँगा। आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हों तो सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की बटन दबाइए। बस इतना ही।